कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। हम जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़े थे और सुप्रीम कोर्ट को हम प्रायः पढ़ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए थे पार्लियामेंट के, उसके 3 प्रश्न हमारे बचे हुए थे जो मोटे तौर पर थे। आज हम उसे देख लेते हैं। कल के लेक्चर में हम कमेटियों को देख लेंगे। कमेटियाँ का लेक्चर शायद 2 से 3 बन जाए। तो ऐसे करके 4 लेक्चर जो हमारे पार्लियामेंट से जुड़े हुए थे हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये हो गया कि भाग 5 जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर हम जंप करेंगे भाग 6 पर। भाग 6 से फिर 7 पर आएंगे, 7 नहीं है, 8 पर आएंगे, 9 पर आएंगे, ऐसे करके एक एक पार्ट को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हमारे 3 प्रश्न हैं जो संसद से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो संसद का है और लेक्चर नंबर संसद का कौन सा चल रहा है, 11वां। 3 टॉपिक है। पहला, और ये मेंस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा बैठती है पेपर नंबर 2 में। पहला प्रश्न है संसद की प्रभावशीलता। संसद की प्रभावशीलता या संसद का शासन पर नियंत्रण, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये बनता है संसद में लोकसभा मतलब लोअर हाउस और राज्यसभा सभा, इसमें 3 चीज देखना है। 3 चीजें देखनी है इसमें। पहली क्या देखनी है? पहली देखनी है कि लोकसभा कहां पर उच्च है, मतलब ज्यादा पावरफुल है, किन जगह पर, किन किन जगह। दूसरा देखना है राज्यसभा कहां कहां पर उच्च है, मतलब लोकसभा कहां पर थोड़ा सा कम पड़ती है। और तीसरा देखना है कहां पर लोकसभा राज्यसभा क्या है, बराबर। ये प्रश्न को आज हमें डील करना है। इसके अलावा हमें एक और प्रश्न को डील करना है, वो है भारत में क्या संसदीय संप्रभुता है। एक प्रश्न है संसदीय संप्रभुता। अब ये संसदीय संप्रभुता क्या होती है हम उसे देखेंगे, आगे चलेंगे। हम आपको लेक्चर को शुरू करने से पहले ही आपको हम पहले बता चुके थे कि संसद, पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक है और पार्लियामेंट का फंक्शन बहुत बड़ा है। तो मतलब अपने आप में जो पार्लियामेंट है वो एक भारी भरकम संस्था है। और जब भारी भरकम संस्था है तो भारी भरकम संस्था होने के कारण क्या है कि वो कई सारे कार्यों को करती है। अगर आप कार्यों को अगर देखें, संसद के द्वारा जो कार्यों को किया जाता है तो उसमें वो कार्यपालिका के कार्य को करती है, विधायी कार्य करती है कानून बनाने का, ठीक है। कई जगह पर न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, यूपीएससी के सदस्यों को हटाना हो, या किसी अन्य व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठे उन्हें हटाना हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध रहते हैं उनमें जो समझौते हुए उसको अप्रूवल देने का कार्य करती है। जो सैन्य कार्रवाई होती है उसे करवाने का कार्य करती है। इसके अलावा आपातकाल की जो घोषणा रहती है उसके विषय में उसे आगे बढ़ाना या फिर उसे स्थिर करके रखना, उसी समय में समाप्त करना, इसके विषय में कार्य करती कौन? संसद करती। इसके अलावा वो जो धन होता है उस धन की निकासी के लिए अप्रूवल देने का कार्य करती। तो इतने सारे उसके कार्य, ये दिखने में तो छोटे लग रहे हैं, ये 6 बिंदु लग रहे हैं, पर ये 6-7 बिंदु नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं जो संसद के द्वारा किए जाते हैं। इसके कारण संसद को क्या कहा गया? एक
भारी भरकम संस्था, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी यूनिट जो कई सारे कार्य को करती है। और इसी कारण से संसद के विषय में एक चुटकुला बोला जाता है कि संसद जो है वो कागजी तौर पर कार्यों को तो बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करती है, परंतु प्रायोगिक स्तर पर यह अपने कार्यों में पिछड़ते हुए नजर आती है। अब प्रश्न ही ये में इसका है, तो क्यों ऐसा होता है? तो क्यों ऐसा होता है उसके पीछे के अगर हम कारणों को बोले तो पहला कारण ये है कि कार्यपालिका जो है उसका वर्चस्व विधायिका पर रहता है। क्योंकि कार्यपालिका वर्चस्व में इसलिए रहती है क्योंकि उसकी सरकार रहती है, मोदी जी की सरकार है, तो संसद को अपने हिसाब से चलाएंगे। और संसद क्या है? विधायिका है, कानून बनाने का अधिकार है। तो एक प्रकार से जो विपक्ष जो एक मुखर होकर अपनी बातों को रख सकता है, वाद विवाद कर सकता है, वो वाद विवाद हो नहीं पाता क्योंकि कार्यपालिका वर्चस्वशाली। एक पहला कारण ये। दूसरा, इसी से एक कारण बनता है गिलोटिन। अब गिलोटिन क्या होता है? हमने आपको प्रस्ताव बताया था, उसमें हमने आपको प्रस्ताव बताते समय में हमने आपको साधारण कटौती प्रस्ताव बताया था। उसमें हमने आपको 4 प्रकार के, हमने 3 बताए थे और आपसे 1 पूछा था, आप लोगों ने इसमें का जवाब भी दिया। तो उसमें एक है गिलोटिन, एक क्या है? गिलोटिन। एक है कंगारू कटौती और एक है साधारण कटौती। तो आपको जब हमने बताया था तो कंगारू कटौती क्या होती है, गिलोटिन क्या होती है? गिलोटिन एक संरचना है जिसको पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता था किसी व्यक्ति को मारने के लिए। मृत्युदंड जब दिया था तो एक ऊपर एक धारदार हथियार होता था, नीचे एक लकड़ी का बना हुआ साँचा रहता था जिसमें व्यक्ति की गर्दन को फंसा दिया जाता था। और फंसाने के बाद में ये ऊपर की जो रस्सी जो धारदार हथियार रहता था वो एक रस्सी से लटका पड़ा रहता था, इसे कट करा जाता था तो नीचे गिरता था, वैसे ही जो गर्दन होती थी वो भी कट हो जाती थी। तो ऐसी ही वाद विवाद को कट करने के बाद में सीधे मतदान के लिए हमेशा आ जाना, ये भी क्या करता है? एक प्रकार से संसदीय जो प्रभावशीलता है उसको कम करता है। क्योंकि हर बार जब मतदान होगा तो स्वाभाविक रूप से जिसकी सरकार रहेगी वही जीत कर आएगा, और जब वही जीत कर आएगा तो मतलब एक प्रकार से संसद जो एक वाद विवाद करके एक कानून का एक अच्छा रूप स्थापित करना चाहती थी, पर वाद विवाद नहीं होने के कारण क्या हुआ? जिस प्रकार से बनाया गया वैसे का वैसा एज इट इज पारित हो गया। तो कई बार ये प्रश्न बनता है और यूपीएससी पूछने की कंडीशन में भी रहता है कि वर्तमान में बढ़ते गिलोटिन की उपयोग क्या संसदीय प्रभुत्व को, क्या संसदीय प्रभावशीलता को कम तो नहीं कर रहा है? क्या ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो संसदीय प्रभावशीलता को कम करता है? क्या इसके पीछे अन्य भी कारक है? तो हम अन्य कारक भी बताते हैं। अन्य कारक अगर हम बताएं तो विधान की एक संरचना का बहुत ही किल्किष्ट होना। साधारण व्यक्ति, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर क्या है, एक बात उठकर आती है कि जो विधायक हो या फिर जो सांसद है, इनके लिए जो आपने आयु सीमा न्यूनतम निर्धारित की है 25 वर्ष, आप इनकी एजुकेशन को भी निर्धारित करिए। एजुकेशन को इसलिए निर्धारित करिए क्योंकि ये कानून को बनाने वाले, अगर मान के चलिए 10वीं पास व्यक्ति, 10वीं फेल व्यक्ति, 5वीं पास व्यक्ति या 5वीं फेल व्यक्ति जिसने आगे के जीवन में केवल राजनीति करी, उसे किसी भी प्रकार का अध्ययन का कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो कानून बनाने के लिए उपस्थित हो जाएगा तो आप उससे क्या अपेक्षा रख सकते हो? वो उत्कृष्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कानून बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। वो केवल अधिकारियों के द्वारा, जो ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है उनके द्वारा बनाए गए कानून पर ही हामी भरेगा, उसमें उसके तर्क वितर्क की क्षमता नहीं रहेगी। और ये तर्क वितर्क नहीं होने का कारण ये होता है, कई बार जो विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं
क्योंकि हम अभी संसद पढ़ रहे हैं तो सांसद के बारे में बोलेंगे। जो सांसद होते हैं वो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका कानून से कोई दूर दूर तक के नाता नहीं होता है। राजनीति से होता है, कानून से दूर दूर तक के नाता नहीं होने के कारण कानून की जो कठिन भाषा होती है उसको वो समझ नहीं पाते। इस वजह से जो संसद की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, हमें दिखाई देती है, थोड़ी सी प्रभावहीन होते हुए दिखाई देती है। मतलब जो बातें हैं वो केवल केवल पन्नों में दिखाई देती है, जब उसका उपयोग की बात आती है तो वो बहुत झट से हो जाती है और समझ में भी नहीं आती। तो कार्यपालिका का वर्चस्व होना, गिलोटिन का ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाना, विधान की कटु भाषा होना, इसके साथ में अगर हम कहें कि जो सांसदों का क्वालिफिकेशन वो न्यूनतम होना, और इसके अलावा एक और कारण ये बोला जाता है कि सांसदों की कार्यों के प्रति अधिक जागरूकता भी नहीं होना और अधिक वो उस और ध्यान भी नहीं देते। जैसे अभी क्या हुआ कि संसद जो बहुत सारे कार्यों को करती, अभी हम आपको एक दिलचस्प वाक्य बताते हैं, सिर्फ 4 से 5 महीने पहले की बात। वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस बात को थोड़ा सा उठाया भी गया। संसद पूरे कार्यों को करती, परंतु कार्यों को करने के लिए कमेटी के माध्यम से पूरे कार्यों को करती। 8 से 9 कमेटियां थी। जो कमेटी थी शायद विभागीय कमेटी थी, और ये जो विभागीय कमेटी होती है उसका गठन जो हुआ 1991 के बाद में 92-93 में किया गया। पहले 17 थी, फिर 2003-4 में आकर उसमें और बढ़ा दिया गया और वर्तमान में भी 24 है। पर जब विभागीय समिति की बैठक की बात आ रही थी और अन्य जो समिति थी उनकी जब बैठक की बात आ रही थी, तो उस समय में उनकी बैठक में बैठने वाले जो सदस्य थे, जो नामांकित थे, जिनको चुना गया था उस समिति में, उनकी उपस्थिति ही नहीं थी। 80% एब्सेंट रही। जब समिति में ही एब्सेंट रहेंगी तो मुझे बताइए लोग कार्यों को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। और इस प्रकार के घटना के कारण संसदीय प्रभावशीलता हमें कम दिखाई देती है, और संसदीय प्रभावशीलता जब कम दिखाई देती है तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है शासन की संरचना पर और एक अच्छे लोकतांत्रिक संरचना के निर्माण पर, जो धीरा हो जाता है। जो क्या होता है? धीरे हो जाता है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए वर्तमान में कई सारे मंचों को बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे संसदीय मंच बनाए जाते हैं, युवा संसदीय मंच बनाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है कि आप संसद की कार्रवाई को सुनने के लिए, ताकि एक कौतूहल का विषय बने। जब कौतूहल का विषय बनेगा तो कहीं ना कहीं वो संसद की कार्रवाई को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं संसद में आने के लिए भी प्रेरित होंगे, संसद के सदस्य के रूप में आने के लिए प्रेरित होंगे। और क्या क्या बातें आवश्यक है संसद में बैठने के लिए और संसद में बातें करने की, वो पूर्व में ही ज्ञान लेकर आएंगे। तो इसलिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि जो दंडात्मक प्रक्रिया है उसका भी थोड़ा सा अनुपालन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो संसद में जो सदस्यों की अनुपस्थिति है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, और इसलिए दंडात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे अगर कोई सदस्य, अगर आप आर्टिकल 102 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 102 में कहा गया कि कोई भी सदस्य अगर बिना पूर्व सूचना के संसद सत्र के 60 दिन 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अनुपस्थित रहता है तो उसे सदस्यता दंड दिया जाएगा और उसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त होगी। और इसमें क्या कहा है? इसमें एक नोट उन्होंने जोड़ा है कि इन 40 दिनों को उन दिनों में नहीं गिना जाएगा जिसमें 4 दिन लगातार सदन स्थगित रहा हो, स्थगन रहा हो। ये कार्य किया जाता है। तो प्रश्न इस पर कई बार बनते हैं। ये जो रिपोर्ट्स रहती है विभिन्न समिति की, उसमें से जब कभी बातें उछल कर आती है तो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा समान कहाँ पर है, असमान कहाँ पर है, कौन ज्यादा उच्च है, कौन ज्यादा कम। तो हम बताते हैं एक आर्टिकल है 110 धन विधेयक, के मामले में, और एक और आर्टिकल है वित्त विधेयक
वन। ये दो प्रमुख मामले। ये दोनों ही जो विधेयक होते हैं इनको सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाए। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेज है लोकसभा को। इसके अलावा जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, वहां पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो भैया उसमें सदन में जो लोग बैठे उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा और बैठेगा। मतलब कहीं ना कहीं प्रायोरिटी किसी दे रही, लोकसभा के सदस्य को दी जा रही। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि भैया लोकसभा जो है वो ज्यादा ऊंची दिखाई देती है। इसके अलावा कहां पर दिखाई देता है? दल बदल कानून के मामले में भी, यहाँ पर भी हमें जो संसद में लोकसभा जो है वो थोड़ी सी उच्च दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? उच्च दिखाई देती है कि संसद की जो महानता है या फिर लोकसभा की जो विशिष्टता है वो ज्यादा। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों रखा गया? ऐसा रखने के उन्हीं बातों को रखा गया है, उन्हीं ज्यादा बातों को रखा गया है लोकसभा के केस में जिसके लिए आवश्यक हो। जैसे धन विधेयक को रखा गया। धन विधेयक को इसलिए रखा गया क्योंकि भैया धन की आवश्यकता होती है, और बहुमत हमेशा सरकार का लोकसभा में ही होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में भी हो। अगर दोनों सदनों के अगर बहुमत से अगर आप धन विधेयक को पारित करने की कोशिश करोगे तो ऐसी संभावना है कि भैया लोकसभा से तो पारित हो जाए, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण क्या हो जाए, वहां पर बिल अटक जाए। पर भैया कार्य करने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होगी। तो ऐसे कुछ विषय को क्या किया गया, वो वहां पर लोकसभा को ज्यादा तवज्जो दीजिए। परंतु कुछ ऐसे विषय है, जैसे आप एक आर्टिकल पढ़ोगे, एक आर्टिकल है 249 और एक आर्टिकल है 312। ये दो प्रमुख आर्टिकल है। अब ये दो प्रमुख आर्टिकल क्या कहते हैं, इस बात को थोड़ा समझिए। आर्टिकल 249 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के कोई विषय पर, मतलब जो राज्य सूची का कोई विषय है, मतलब आप अगर शेड्यूल 7 पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार की सूचियां बोली, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर यदि कोई विषय लोक महत्व का है और उसके ऊपर पूरे भारत में एक जैसा कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के कानून बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? राज्यसभा में लाना पड़ेगा, और राज्यसभा से ही प्रक्रिया शुरू होगी, और उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पहले राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में भी कैसा पारित करना पड़ेगा? 2/3 बहुमत से, और उसके बाद में राष्ट्रपति को पास जाएगा। तो ये प्रावधान क्यों रखा गया? ये प्रावधान क्योंकि भैया राज्य सूची के विषय पर बनाया जा रहा है, तो मतलब राज्य के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनकी सहमति भी तो आवश्यक है, और राज्य के प्रतिनिधित्व करने की जो संस्था है वो राज्यसभा है, इसलिए हमने उसको क्या रखा? प्रायोरिटी पर रख दिया। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा, देखिए केंद्रीय सेवा अलग होती है, राज्य सेवा अलग होती है, और अखिल भारतीय सेवा अलग होती है। अखिल भारतीय सेवा जब भारत आजाद हुआ था तो 2 ही थी, एक ऑल इंडिया सर्विस और एक थी, मतलब ऑल इंडिया सर्विस जो बोला था उसमें एक थी IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सेकंड थी आपकी IPS यानी पुलिस सर्विस। 2 ही थी। 2 होने का कारण क्या है कि भैया उस समय में वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि देश को अगर एकीकृत रूप में लाना है तो राजनीतिक स्तर के साथ में प्रशासनिक स्तर पर भी काम करना पड़ेगा, और प्रशासनिक स्तर पर काम करना है तो जो सिविल सेवा है उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको बनाए रखो, कम से कम 2 तो बनाए रखो। तो उनके कहने पर 2 बनाए रखा। और इसमें होता क्या है, 2 शब्द आते हैं, नियुक्ति और एक रहती प्रतिनियुक्ति। जो ऑल इंडिया सर्विस की, जैसे मान के चलिए आप अगर IAS बनोगे तो आप IAS बनोगे, UPSC जो रहेंगी वो आपका एग्जाम लेंगी। एग्जाम लेने के साथ में आपका जो कार्मिक विभाग रहेगा वो आपकी ट्रेनिंग करेगा, और फिर बाद में आपको वहीं से कैडार मिलेगा, और कैडार रहेगा कोई स्टेट।
मध्य प्रदेश मिला, बिहार मिला, यूपी मिला, महाराष्ट्र मिला, तमिलनाडु मिला, तेलंगाना मिला, कर्नाटका मिला, केरला मिला, जो भी आपको मिले वहां पर आपकी नियुक्ति रहेगी और उस राज्य के द्वारा आपको सैलरी दी जाएगी। प्रारंभिक नियंत्रण आपके ऊपर उस राज्य का होगा, उस राज्य की सरकार का होगा, परंतु जब हटाने की बात आएंगी तो वह आपको हटा नहीं पाएगा, क्योंकि अंतिम अधिकार केंद्र का है और केंद्र जब चाहेगा तब आपको वापस बुला सकता है, तो उसे कहा था प्रतिनियुक्ति। तो मतलब एक प्रकार से अधिकारियों के माध्यम से राज्य के प्रशासन को ध्यान में रखना, प्रशासन को नियंत्रण में रखना, ताकि किसी भी प्रकार का सेपरेटिज्म या अलगाववाद ना आ जाए। इसलिए हमेशा राज्यों के, जो भी राज्य रहते हैं, उन राज्यों में 2/3 के करीब करीब ऑल इंडिया सर्विस के कैंडिडेटों को रखा जाता है, ताकि प्रशासन पर जब समय चाहे तब आप क्या करें, केंद्र के द्वारा नियंत्रण किया जा सके। तो ऐसे समय में अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस का गठन करना हो तो उसके लिए प्रावधान है 312। और इस संबंध में भी जो प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर लेकर आया जाता है, वो लाया जाता है कहाँ पर, राज्यसभा में, और 2/3 बहुमत से दोनों जगह से पारित किया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति अनुमति देता है और ऑल इंडिया सर्विस उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने आज़ादी के बाद जो 2 रखी थी, उसमें 1966 में हमने एक और हमने क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, वो थी IFS। हम फॉरेस्ट सर्विस की बात करें, फॉरेन सर्विस की बात नहीं करें। तो अभी वर्तमान में कितनी सर्विस है ऑल इंडिया सर्विस, 3 सर्विस है, एक IAS, एक IPS और एक IFS। तो यहाँ पर हमें ये दोनों क्या दिखाई देते हैं, बराबर दिखाई देते हैं, अलग मतलब दोनों एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम। पर कुछ जगह पर जैसे साधारण विधेयक हो या संविधान संशोधन हो, ठीक है, यहां पर ये जो है दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित करना पड़ेगा और संविधान संशोधन को भी दोनों सदनों से पारित करना पड़ेगा। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर और अंतर भी लोकसभा के इसमें ज्यादा पावरफुल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, वो कहां पर लाए जाते हैं बेटा, वो लाए जाते हैं कहां पर, लोकसभा में। यहां पर हमें लोकसभा का वर्चस्व दिखाई देता है। यहां पर हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और आपको जवाब देना पड़ता है, सिंपल से आते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी समझ लीजिए। वीडियो आपको जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, पर जो यूपीएससी और पीएससी को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा, और समझने के साथ में उनको इसकी अहमियत भी समझ में आ रही होगी कि भैया इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते तो ये टॉपिकों को छोड़ना नहीं चाहिए। संसदीय संप्रभुता, ये जो शब्द आया है, ये शब्द आया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक व्यक्ति था जो प्रमुख व्यक्ति था, जिसने जो बोल दिया मान लिया था वही कानून है, क्योंकि वो विधि का बड़ा ज्ञाता था। उनका नाम था डाइसी साहब। डाइसी साहब ने एक शब्द दिया था, विधि का शासन। और विधि का शासन भारत में है मतलब कानून का शासन। और कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटेन में भी क्या होता है, वहां पर संसद को क्या कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है, और वही क्या बनाती है, कानून बनाती है। बात दोनों में बस अंतर है। भारत में संविधान है, भारत में क्या है, संविधान है। संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। DPSP है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और इसको ध्यान में रखकर राज्य के द्वारा क्या बनाया जाता है, विधान बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो मतलब ये है कि जो लंदन है, जो ब्रिटेन है, वो किसी भी पूर्व के कानून को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाता, वो परिस्थिति को देखता है, कानून बनाता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कानून बनाया जाएगा तो सबसे पहले संविधान की मूल भावना से उसका तार्किक संबंध है क्या नहीं, इस बात को भी देखा जाएगा।
अगर तार्किक संबंध है तो उसे लागू किया जाएगा, अगर अतार्किक संबंध होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियली रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा और उस सीमा तक के, जिस सीमा तक के संविधान के साथ में तार्किक नहीं लगता, उस सीमा तक के उसे शून्य घोषित कर देगा। यदि शून्य घोषित करने के बाद में संविधान जो कानून है उसकी मूल भावना ही समाप्त हो जाती है तो पूरे के पूरे कानून को ही क्या कर जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि संसद को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया भारत में संप्रभु कौन है, सबसे उच्च कौन है, तो भारत में सबसे उच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हर कोई चलता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च है, फिर लिखा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI और फिर नीचे लिखा था संविधान। सबको लगता है कि भैया राष्ट्रपति, लगाते पहले बस देखा और बस मारा, जय भद्रकाली लगाया, और लगाने के बाद फिर जब बाहर निकलते हैं तो बोलते उफ गलत हो गया। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो अपने आप ये बातों को क्लियर कर जाएंगे। तो भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन में जो डाइसी साहब बोल कर गए थे, उन्होंने कहा था कि समय और परिस्थिति के आधार पर विधान का निर्माण होते चलता है और वही आगे संविधान बन जाता है। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में पहले संविधान सभा बैठी, उन्होंने निर्णय लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और कहा कि भैया इसी के आधार पर क्या बनेगा, भारत का आगे प्रशासन चलेगा और इसी के आधार पर भारत देश संचालित होगा और लोकतंत्र बनेगा भारत। तो मतलब भारत में संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, संविधान के आधार पर ही सब चलता है। तो मतलब संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। याद रखेंगे बातों को। तो ये जो 3 टॉपिक थे, अगर आपको समझ में आ गए तो कल के लेक्चर में हम शुरू कर जाएंगे, वो है हमारी कमेटियाँ। ध्यान से समझिएगा और कमेटी के एक एक टॉपिक को क्लियर करिएगा ताकि कमेटी से भी कोई प्रश्न आपका छूटे ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को भी कहिए ताकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बने और हम 500 के करीब करीब सब्सक्राइबर तक के पहुँचे और सेलिब्रेशन करें और वीडियो को हम और ताकत से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।